गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 के पहले मैच में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी, मेरे साथ मेरे सहयोगी कैप्टन नीरज वाजपेयी। नीरज, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। और आगे बढ़ने से पहले देखें रूल बुक। बिल्कुल। किसी भी शेयर का 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 1 लाख से कम नहीं होगा। एक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर 10 दिनों का औसत वॉल्यूम कम से कम 50,000 होना चाहिए। शॉर्ट करने की सलाह केवल फ्यूचर एंड ऑप्शंस के शेयरों पर ही दी जाएगी। सर्किट पे बंद हुआ कोई भी शेयर टीम में शामिल नहीं होगा। 10 रुपए से कम के किसी भी शेयर पर कोई सलाह नहीं दी जाएगी। फ्री हिट सेगमेंट में एक शेयर ऐसा होगा जिसमें नियम कम से कम लागू होंगे, लेकिन ध्यान रखें बिना स्टॉप लॉस के किसी भी शेयर में ट्रेड न करें। और नजर डालते हैं पिच पर किस तरह के संकेत आते हुए दिख रहे हैं आज भारतीय बाजारों के लिए। वैसे देखें तो विदेशी बाजारों से कोई खास संकेत नहीं है, लेकिन जितने कुछ है वो कमजोरी के ही हैं। कल भारतीय बाजारों के बंद होते वक्त डाउ फ्यूचर्स थोड़े से पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, लेकिन उसके विपरीत एक मामूली कमजोरी के साथ वहां पर क्लोजिंग होती हुई दिखी है। एशियाई बाजार भी थोड़े बहुत प्रेशर में दिख रहे हैं। निक्के के बाजारों में थोड़ी %.5% की गिरावट है, लेकिन बाकी बाजार लगभग लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। और हैंगसेंग के बाजार भी एकदम फ्लैट होते हुए दिख रहे हैं। SGX निफ्टी जो कि कल देर शाम सरकार की तरफ से FDI में लिमिट्स खोलने के जो ऐलान आए थे उसके बाद मजबूत ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, लेकिन धीरे धीरे अपनी मजबूती गंवाता हुआ और अब लाल निशान में फिसलता हुआ SGX निफ्टी भी। तो संकेत बहुत अच्छे तो नहीं कहे जा सकते हैं, लेकिन बेहद बुरे हों वैसा भी नहीं है। ऐसे में नीरज, आज टीम बनाना वाकई में काफी मुश्किल का काम होगा। बहुत ही डिफिकल्ट था, क्योंकि बाजार के संकेत साफ नहीं। बड़ा आसानी से आराम से टीम बन गई कि बॉलर उतार दो और कोई दिक्कत नहीं। और अच्छी बात ये थी गैप डाउन के बाद भी लोगों ने कमाई की, क्योंकि अंत में बहुत ज्यादा गिरावट के साथ स्टॉक्स बंद हुए। आज ग्लोबल मार्केट या अपना मार्केट ये संकेत नहीं दे रहा किधर जाएगा, और जबकि घरेलू जो कल फैसले लिए गए हैं उससे शायद एक सेंटिमेंटल तौर पे ऐसा लगे कि तेजी आ सकती है, लेकिन सेक्टर्स के माना कि जेट इतिहाद का उदाहरण आपके सामने है कि वहाँ पे FDI की मंजूरी के बाद क्या हालत हो रही है। तो इससे ये मेरे सेक्टर्स बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है कि जो तमाम फैसले कल सरकार ने झड़ी लगा दी है मानसून में, कि उससे कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा। रियलिटी ग्राउंड पे ये है कि ग्रोथ नहीं हो रही है और बैंकों को बहुत ज़्यादा तकलीफ आने वाले क्वार्टर्स में भी देखने को मिल सकती है। इसलिए गेंदबाज डेफिनेटली शामिल होंगे और करीब करीब बराबरी के होंगे या इनफैक्ट ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों की मिक्स होगी, लेकिन 5 से कम गेंदबाजी नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारी रणनीति थोड़ी सी अलग है। मतलब गेंदबाज कम है तो ज़रूर, लेकिन उसकी एक वजह ये कि कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग और रेट सेंसिटिव शेयरों को छोड़कर बाकी शेयर उतने कमज़ोर नहीं है। और कल जिस तरह से बाजार ने रिकवरी देने की कोशिश की लोअर लेवल से, तो ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा पैनिक जैसी सिचुएशन नहीं है। और शायद कल जिस तरह के नेगेटिव संकेत थे उसको देखते हुए ज़्यादा गिर सकते थे। हालांकि FIs की बिकवाली के आंकड़े अब भी, तो ऐसे में हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि कंसोलिडेशन का दिन आज हो सकता है, जहाँ तेजी और मंदी दोनों ही तरफ आपको ट्रेड करने के मौके मिले। लेकिन हम उम्मीद करें कि कमज़ोर शुरुआत हो तो उसके बाद सेकंड हाफ में शायद एक रिकवरी आती हुई दिखे। तो उस लिहाज से थोड़े से बल्लेबाज ज़्यादा है, लेकिन साफ तौर पर गेंदबाजों और बल्लेबाजों के साथ मिली जुली टीम हम बना रहे हैं। बताइए आपके ओपनर्स कौन से हैं? शुरुआत महिंद्रा एंड महिंद्रा से करना चाहेंगे। और सेक्टर्स का मानना है कि जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जो एक सेंटिमेंट के तौर पे देखा जा रहा है कि जो डिफेंस में मंजूरी दी गई है FDI की, कुछ राइडर के साथ काफ़ी ज़्यादा तक की दी गई, तो उसमें M&M जैसे प्लेयर जिन्होंने अपना ओपनली इंटरेस्ट शो किया है और ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं और इस सेक्टर से काफ़ी बड़ा इनका बिजनेस भी आता है, तो सेक्टर्स को लगता है कि सेंटिमेंट के तौर पे देखिए, हालांकि स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी रनअप में है, तो यहाँ पे एक ट्रेडिंग इंटरेस्ट देखा जा सकता है। और बाजार ने अगर ऊपर की तरफ रुख किया तो M&M को निश्चित तौर पे बहुत फ़ायदा होगा। 930 का ट्रेडिंग टारगेट लेते हुए आपको इसमें लॉन्ग पोजीशन बना के चलना चाहिए। एस्कॉर्ट्स अगला स्टॉक होगा, और ये स्टॉक सेक्टर्स दो वजहों से चुन रहे हैं कि इसमें तो जिस तरीके से मानसून और वैल्यूएशन के दोनों ही लिहाज से काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है। कल की भारी गिरावट में भी ये स्टॉक गिरा नहीं। हमने 2 दिन पहले भी इसको रेकमेंड किया था और सेक्टर्स का मानना है कि यहाँ पे एक ठीक ठाक तेजी बनती हुई आपको दिखेगी। तो 88 रुपये का इसमें भी आप ट्रेडिंग टारगेट रखें और लॉन्ग पोजीशन बनाएं, और 83 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस भी जरूर लगाएं। अनिल जी, हमारे 2 ओपनर दोनों ही गेंदबाज होंगे। विजया बैंक ये होगा पहला गेंदबाज जहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय हमारे सेलेक्टर्स की आज भी है। एक्चुअली कल बाजार का जो पूरा फोकस था बैंकिंग शेयरों को बेचने में, वो दिग्गज बैंक्स पर या दिग्गज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तक सीमित था। हमारे सेलेक्टर्स मानते हैं कि आज के सेशन में अब मिड कैप PSU बैंक्स अब भी कमजोरी का रुझान दिखा सकते हैं। और विजया बैंक के लिए जो कुछ भी परसों देर शाम RBI की तरफ से डेवलपमेंट होते हुए दिखे वो काफ़ी नेगेटिव नजर आ रहे हैं। पहली बात तो ये कि इनका लोन टू असेट पोर्टफोलियो जो है वो 3% तक घट कर रह जाएगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमारे सेक्टर समझते हैं कि 1.8% के आसपास आ जाएंगे, जो कि काफ़ी खराब कहे जा सकते हैं।
तो विजया बैंक की बैलेंस शीट के लिहाज से ये जो कुछ भी डेवलपमेंट हुए हैं वो काफ़ी नेगेटिव है। एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी कि क्योंकि बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो मार्क टू मार्केट पोर्टफोलियो लॉसेज भी इनके पोर्टफोलियो पर जबरदस्त आते हुए दिखेंगे। इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए हमें लगता है कि आज विजया बैंक शॉर्ट की तरफ एक बेहतरीन कैंडिडेट है। 46 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप बिकवाली करें, 42 रुपये के आसपास के टारगेट्स आपको रखनी चाहिए। अगला प्लेयर होगा सन टीवी, जहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय हमारे सेलेक्टर्स की। कल भी हमने इसे पिंच हिटर गेंदबाज के तौर पर टीम में शामिल किया था, अच्छे रिटर्न्स दिए थे। आपको याद होगा 418.20 पर स्टॉक परसों बंद हुआ था, हमने कहा कि 410 के नीचे जैसे ही जाए उसके बाद तेज गिरावट होगी और वहां से स्टॉक काफी तेजी से फिसलता हुआ दिखा है आखिरी 1-1.5 घंटे में। आज हमें लगता है कि 388 के नीचे जब जैसे ही स्टॉक फिसलने लगे तो एक बड़ी नई रिस्क इसके लिए नीचे की खुलती हुई दिखेगी। तो हो सकता है आज फिर से गैप डाउन ओपनिंग हो या फिर दिन के दौरान जब भी उस लेवल के नीचे फिसलता हुआ दिखे तो आपको एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। खबरें फिर से आ रही हैं, स्ट्रॉन्ग बज ये कि शायद मारन बंदों पर सीबीआई की तरफ से शिकंजा फिर से कसता हुआ दिख सकता है और काफ़ी बड़े डेवलपमेंट 2G घोटाले को लेकर फिर से होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अपसाइड तो काफ़ी कम है, डाउन साइड में ये स्टॉक आपको सरप्राइज दे सकता है, लेकिन वोलेटाइल स्टॉक है, हाई बीटा स्टॉक है, न्यूज़ पर काफ़ी बड़े रिएक्शन देता है। ऐसे में बिना स्टॉप लॉस के आप ट्रेड न करें और वो होगा 405 के आसपास का। थोड़ा सा दूर है लेकिन 405 पर ही स्टॉप लॉस लगाना ठीक रहेगा। नीचे की तरफ 375 का टारगेट होगा जहां पर आप बिकवाली कर सकते हैं। 388 के नीचे एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन बनाएं, ये राय हमारे सेलेक्टर्स की। वक्त है मिस्टर डिपेंडेबल का। रिलायंस इंडस्ट्रीज भरोसेमंद खिलाड़ी रहेगा और कल भी टीम में शामिल था और बेहतरीन रिटर्न इसने आपको दिए। देखिए हमने मान के चल रहे थे कि इसमें ऊपर गया, कल ही करीब 10 से 12 रुपए ऊपर आया है और सेक्टर्स का भी मानना है कि ये 925 का स्तर एक बार जरूर छुएगा। शुक्रवार के इसके नतीजे भी हैं तो उससे पहले भी एक रन अप बनता हुआ दिख रहा है। और जिस तरीके से पूरे ऑयल एंड गैस सेक्टर में सिनेरियो चेंज हुआ, कल इस सेक्टर के लिए भी एक ऑटोमेटिक रूट से अनाउंसमेंट हुआ एफडीआई का, तो वो सारी पॉजिटिव चीज़ें इसके लिए निकल के आ रही हैं। सेक्टर्स को पूरा भरोसा है कि रिलायंस जो है 925 का लेवल लाएगा और आपको यहाँ पे इसको 2-3 दिन के लिए भी आप कॉल इसमें लेके चल सकते हैं। 890 के आसपास स्टॉप लॉस भी इसमें ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि बाजार अगर किसी भी तरह घूमता है तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए, लेकिन 925 का टारगेट लेकर के आप इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाएं। अनिल जी, एक और गेंदबाज और मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पर आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक को उतारेंगे हम और यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय। वजह साफ है, बैंकिंग शेयरों पर हमारे सेलेक्टर्स बेरिश हैं और कल के दिग्गज बैंकों की कमजोरी के बाद आज मिड कैप बैंक्स अब भी कमजोर रहेंगे। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर शॉर्ट कवरिंग आनी है, खरीदारी आनी भी है तो वो पहले दिग्गज बैंक्स में ही आएगी। मिड कैप बैंक्स इतने जल्दी रिकवर करेंगे उसकी संभावना कम है। दूसरी बात ये भी कि आईओबी और विजय ऐसे बैंक है जो कि हाई बीटा नहीं है, तो ऐसे में यहाँ पर खरीदारी आने की संभावनाएं कम है, तो शॉर्ट के लिए एक सेफ कैंडिडेट है। अब यहाँ पर जो कुछ भी मार्क टू मार्केट लॉसेज आएंगे इनके बॉन्ड पोर्टफोलियो पर, वो आईओबी के लिए भी काफ़ी वल्नरेबल है। इसके अलावा हमारे सेलेक्टर्स मानते हैं कि जो कुछ भी डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं उससे एनपीएस इनके बढ़ने की पूरी संभावना है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनके विजय बैंक से भी ज़्यादा खराब हो सकता है, 1.8% के आसपास आने की उम्मीद की जा रही है। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है जो कि आईओबी को मिस्टर डिपेंडेबल बनाती है, वो ये कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है कंपेरेटिवली, और वो इनके लिए नेगेटिव बात है, वो एनपीएस बढ़ाने वाली चीज़ है। और जब ब्याज दरें बढ़ने की आशंकाएं अब दिख रही हो तो ये एक ऐसी स्पेस है जहाँ पर कंपनियां काफ़ी दिक्कत में हैं और वहाँ पर एनपीए बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ये एक और बड़ा दिक्कत वाला बात हो सकती है आईओबी के लिए, जिसके चलते हुए हमने इसे मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पर टीम में शामिल किया है। हमें लगता है आज के सेशन में ये बेस्ट शॉर्ट कैंडिडेट है। 45 रुपये के टारगेट के साथ बिकवाली करके आपको यहाँ पर चलना चाहिए। 49 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस भी आप ज़रूर लगा लें। तो ये था हमारा मिस्टर डिपेंडेबल गेंदबाज। लेंगे एक ब्रेक के बाद मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स और साथ ही आपका पसंदीदा फ्री हिट भी। तीन बल्लेबाजों के साथ शुरुआत की थी महिंद्रा एंड महिंद्रा स्कॉट्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज, और महियानी जी की टीम में 3 गेंदबाज, 2 बैंक और 1 सन टीवी, तीनों ही शॉर्ट करने के लिए बेहतरीन स्टॉक्स हैं यहाँ पे। मिडिल ऑर्डर में अब शुरू करते हैं। मेरे भी सेलेक्टर्स का मानना है कि बैंक बहुत जिस तरह की कल अनएक्सपेक्टेड खबर थी जो अंदाज़ा नहीं था उसकी वजह से, प्लस साथ में जो आगे क्वार्टर्स में दिक्कत होगी उसकी वजह से शॉर्ट करना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिग्गज बैंक है, बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल पे पहुंच गया। कल की जो तमाम फंडामेंटल खबरों के बाद जिस टेक्निकल लेवल पे पहुंच रहा है सेक्टर्स को, इससे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है और आज ऐसा लगता है कि 1800 के स्तर को टच करेगा।
हालांकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है इसका 1800 के आसपास, लेकिन जिस तरीके से कल इसने 1844 को ब्रेक किया, जो एक अहम लेवल था टेक्निकली अगर आप देखें चार्ट पे, वो टूटने के बाद अब सेलेक्टर्स को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये टिक पाएगा, इसलिए 1800 के नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ पे एक बिकवाली की सलाह होगी, 1840 के आसपास स्टॉप लॉस लगा भी सकते हैं इसमें। कर्नाटक बैंक अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे भी कल देखिए कल के सेशन में तेज़ गिरावट आई है और सेलेक्टर्स को लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोजीशन अनवाइंड होती हुई दिखेंगी। स्टॉक्स जो है डेफिनेटली पहले खबरों के आधार पे जो एक्विजिशन की खबरें चली उसके बाद बहुत अच्छी इसने एक रैली दी और डेफिनेटली बहुत बढ़िया प्रदर्शन था, लेकिन उसके बाद जब ये चीज़ें मेटेरियलाइज होती हुई नहीं दिखी तो लगातार पोजीशन अनवाइंड हो रही है और अभी भी आगे होने की पूरी संभावना है। सेक्टर्स को लगता है कि आज ये 100 रुपये का स्तर टच करता हुआ आपको दिखेगा, तो कर्नाटक बैंक में भी आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। बाटा अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे सेलेक्टर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। बहुत ही मजबूत स्टॉक दिख रहा है इस समय। कल भारी गिरावट बाजार में थी, उसके बावजूद स्टॉक अपने स्तर को बनाए रहा, बल्कि 1-2 रुपये ऊपर जाके इसने ट्रेडिंग में मौका दिया आपको। तो सेलेक्टर्स का ये मानना है कि चूँकि ये क्वार्टर जो होता है पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाटा जैसी कंपनियों के लिए, तो इसके वजह से काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट भी ये पेश कर पाते हैं फर्स्ट क्वार्टर के। तो यहाँ पे नज़र रखनी चाहिए आपको, जिस तरीके से मजबूती दिखा रहा है चार्ट पे भी, उससे भी पूरी उम्मीद बन रही है कि आज इसमें एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। 930 का लक्ष्य इसमें बना के आप चल सकते हैं। अनिल जी, कुछ बल्लेबाज अब हम उतारेंगे और यहाँ पर पहले 2 अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों को बल्लेबाज के तौर पर उतारेंगे। आरकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन, ये होगा पहला बल्लेबाज जहाँ पर हमारे सेलेक्टर्स फिर से बुलिश होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर को लेकर पॉजिटिव खबरें आती हुई दिख रही। कल देर शाम जिस तरह से सरकार ने फैसले लिए 100% FDI की बात वो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में कर रही है। आरकॉम खबरों के दम पर काफ़ी तेज़ दौड़ लगाता है। इंटरेस्टिंग बात है कि कई सारे पॉजिटिव अनाउंसमेंट आने के बाद बाजार में काफ़ी ट्रेडर्स इस काउंटर पर शॉर्ट हैं 2 वजह से। पहले तो उन्हें ये लगता है कि अब शायद और कोई डेवलपमेंट बचे नहीं है। दूसरा है कि MTN की डील में काफ़ी वक्त लग सकता है। तीसरा है कि टेक्निकली स्टॉक थकता हुआ नजर आ रहा है। चौथा है कि हाई बीटा स्टॉक है और हाई बीटा स्टॉक यहाँ से करेक्ट होने में आगे रह सकता है। लेकिन रिलायंस कम्युनिकेशन इन सब के विपरीत इतना मजबूती से जमा हुआ है और गिरने से इनकार कर रहा है। एक ब्रेकआउट फिर से नया होने की तैयारी में और आज ये एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। वैसे भी ADIG स्टॉक्स हमें काफ़ी बेहतरीन दिख रहे हैं और बाजार जब भी आपको घूमता हुआ नजर आए तो ऐसे में सबसे बेहतरीन खरीदारी के मौके वहीं पर होंगे। 154 रुपये ये है टारगेट आज का ऊपर की तरफ, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 144 का वो ध्यान में रखें, लगाएं और उसके बाद खरीदारी करें। आरकैप, रिलायंस कैपिटल, ये होगा अगला प्लेयर जहां पर खरीदारी करने की राय। इंश्योरेंस में भी जो FDI लिमिट है 26% से बढ़ाकर 49% की गई है। ये एक और स्टॉक है जिस पर आरकॉम के बाद हमारे सेलेक्टर्स काफ़ी बुलिश है। 55-60 रुपये से हम आरकॉम को लगातार रिकमेंड कर रहे हैं और रिलायंस कैपिटल को हम 300 रुपये से लगातार रिकमेंड कर रहे हैं और हमें लगता है कि ये स्टॉक भी दुगुना होने की ताकत रखता है। एक के बाद एक बड़े अनाउंसमेंट यहाँ पर भी आपको आते हुए दिखेंगे और आरकॉम की तरह ही शानदार रिटर्न्स आपको ये वायदा कारोबार में देगा। ऐसे में हमें लगता है कि आज जो इंश्योरेंस सेक्टर में FDI बढ़ाने का फैसला आया है वो 385 रुपये तक स्टॉक को ले जा सकता है। 366 के आसपास का एक स्टॉप लॉस भी लगा ले और अनिल अंबानी ग्रुप के शेयर हमें काफ़ी पसंद है। चाहे तो इसके साथ आर पावर में भी एक खरीदारी का आपके लिए मौका बन सकता है। अगला स्टॉक होगा गति लिमिटेड और इंटरेस्टिंग बात है कि कल कुरियर सर्विसेज वाली कंपनियों में भी सरकार ने 100% FDI को मंजूरी दी है और गति एक ऐसा स्टॉक है जो इस कारोबार में हमें लगता है एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट इस स्टॉक पर भी देखने को मिल सकता है। ब्लू डार्ट को देखिए 2,500 रुपये के आसपास कारोबार करता है, इसी स्पेस की कंपनी है। हालांकि वहाँ वॉल्यूम्स इतने कम है कि फ्री हिट में भी वो शामिल नहीं हो सकता, इसलिए आज हमने गति को आज टीम में बल्लेबाज के तौर पर शामिल किया। 100% FDI की मंजूरी मिलने का फायदा इस स्टॉक को मिल सकता है। 27 रुपये का टारगेट रखकर करे खरीदारी, 24.50 का एक स्टॉप लॉस लगा लेना ठीक रहेगा। वक्त है फ्री हिट का। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन को सेक्टर्स ने फ्री हिट के लिए चुना है। बिल्कुल हमारे नियमों के मुताबिक एकदम वर्ज पे स्टॉक खड़ा हुआ है, वरना हम इसको ले नहीं सकते थे। 10 रुपये के नीचे पहुंच जाता ये। तो आप मतलब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 10 के नीचे न जाए और मैं ताकि टीम में बना रह सके। कह सकते हैं कि स्टॉक की एक ये किस्मत है कि अच्छा खबर आ रही है, क्योंकि जो हैवी इंजीनियरिंग है, जो बहुत ही क्रिटिकल इंजीनियरिंग है, जो डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है, उसमें हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन लीडिंग प्लेयर है। सेक्टर्स का मानना है कि अगर इस खबर का वाकई इम्पैक्ट होता है आज पॉजिटिव, तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन को ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे आप एक चांस ले सकते हैं ऊपर की तरफ। ये 11 रुपये या उससे ऊपर के लक्ष्य आते हुए आपको उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए और 10 रुपये के आसपास डेफिनेटली स्टॉप लॉस रखें। और ये कॉल सिर्फ आज भर के लिए है, न्यूज़ पे सेंटिमेंटल है, इसलिए आप बहुत ही सावधानी के साथ इसको ट्रेड करें। अनिल जी, हेक्सावेयर हमारी टीम का फेवरेट खिलाड़ी कह सकते हैं आप और
हमने परसों भी इसे टीम में फ्री हिट बल्लेबाज के तौर पर शामिल किया था। कमजोर बाजार में 2-2.5% के रिटर्न इसने दिए। स्टॉक इंटरेस्टिंगली धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। कल आने वाले हैं नतीजे, हमारे सिलेक्टर समझते हैं कि नतीजे ज़बरदस्त होंगे, बम्पर नतीजे आएंगे हेक्सावेयर के, और नतीजों पर वैसे भी हमारे सिलेक्टर्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड रहता है। और जनरली आप देखेंगे 10 में से 8 या 9 नतीजे आपको एकदम सटीक पड़ते हुए नजर आएंगे। ऐसे में हेक्सावेयर एक स्टॉक है जो नतीजों के दम पर आपको काफ़ी पॉजिटिव सरप्राइज देगा। वैसे भी रुपया कमज़ोर है, आईटी कंपनियों के लिए काफ़ी बेहतरीन वक्त है। छोटी मिड कैप आईटी कंपनियां ट्रेजरी मैनेजमेंट परफेक्ट नहीं करती और उसका फायदा यहाँ पर मिलेगा कि उन्होंने परफेक्ट हेजिंग नहीं की होगी, तो रुपए की कमजोरी का जबरदस्त बम्पर प्रॉफिट आपको इस क्वार्टर में आता हुआ दिखेगा। किसी भी लिहाज से अगर आप देखेंगे हेक्सावेयर के नतीजे, चाहे वो डॉलर टर्म में देखें, रुपी टर्म में देखें, रेवेन्यू में देखें, प्रॉफिट में देखें, मार्जिन में देखें, बाजार की उम्मीदों से काफ़ी बेहतर आते हुए दिखेंगे। इस लिहाज से हमारे सिलेक्टर्स का मानना है कि हेक्सावेयर एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर आज और कल 2 दिनों के लिए आपको यहाँ पर खरीदारी का मौका देखना चाहिए, और हमें लगता है कि ये स्टॉक शानदार रिटर्न दे सकता है। 110 रुपये ये आज का टारगेट होगा। 100 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं, और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता नजर आए आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, और बेहतर ये होगा नतीजों तक पोजीशन होल्ड करके रखें। डाउन साइड रिस्क काफ़ी कम है, अप साइड में स्टॉक में बड़ा सरप्राइज आ सकता है। ऐसे में हेक्सावेयर होगा हमारा फ्री हिट बल्लेबाज। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद अब बताएंगे आपको पिंच हिटर्स। सात खिलाड़ी अब तक हम उतार चुके हैं, जिसमें दोनों ही तरीके के हैं, बल्लेबाज और गेंदबाज। वहीं अनिल जी ने भी मिलीजुली टीम अब तक उतारी है। लेकिन पिंच हिटर्स में अगर हम जाएं सबसे पहले, तो 2 और गेंदबाज हम उतारेंगे, और वो रियल एस्टेट सेक्टर के होंगे। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट सेलेक्टर्स यहाँ पे बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। कल 10-11% ये स्टॉक नीचे बंद हुआ है, और लगातार इसमें कमजोरी बढ़ी है, और आखिरी घंटे में तो और ज़्यादा शॉर्ट्स इसमें बनते हुए दिखे। सेक्टर्स का मानना है कि जो जिस तरीके से कल खबरें आई, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हुए आपको दिखेंगे, वहाँ पे जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं उनमें काफ़ी दिक्कत दिखेगी, और ये जो लगातार इसमें एक रनअप दिखा था वो फिजल आउट होता हुआ दिख रहा है। पोजीशन पूरी तरीके से अनवाइंड इसमें होती हुई दिखेगी। बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स की नई पोजीशन बड़ी खड़ी हुई हैं। 62 रुपये के लक्ष्य के साथ इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में शॉर्ट करके चले। DLF अगला स्टॉक होगा। यहाँ पे भी देखिए आप 6-7% तक की गिरावट कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी, और कोई रिकवरी की साइन नहीं दिखे। मार्केट 250 से 180 पॉइंट आ गया, रिकवर हुआ, उसमें काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखी। लेकिन रियल एस्टेट और बैंक 2 ऐसे सेक्टर्स थे जहाँ पे किसी तरह कोई रिकवरी नहीं दिखी। सेक्टर्स लगता है DLF में भी आज आपको नीचे की तरफ एक लक्ष्य 158 या 55 तक के बना के चलना चाहिए, और यहाँ पे एक शॉर्ट पोजिशन करते हुए आप चल सकते हैं। और अंत में KRBL एक राइस एक्सपोर्टर है, वो कंपनी हमने सेक्टर्स ने चुनी। और आपको याद होगा 2 दिन पहले हमने कोहिनूर फूड्स आपको दिया था, जिसमें अबू धाबी की एक कंपनी ने स्टेक लिया, और लगातार 2 दिन से 20% के सर्किट लगा रहा है। सेक्टर्स को लगता है कि ये डील जो जिस तरीके से हुई है, जिस वैल्यूएशन पे हुई है, उससे ऐसा लगता है कि जो दूसरी कंपनियां हैं उनके भी वैल्यूएशंस में आपको बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे, और आगे जाते हुए कुछ कहा नहीं जा सकता इनमें भी डील हो, लेकिन एज ऑफ नाउ वैल्यूएशन डेफिनेटली इनको बढ़ते हुए दिखेंगे। तो आज KRBL भी आपको 23 रुपये के टारगेट के साथ यहाँ पे लॉन्ग करने का मौका होगा, और 20 रुपये के आसपास के स्टॉप लॉस भी लगाएं। अनिल जी। और अंत में हम एक बल्लेबाज और 2 गेंदबाज उतारेंगे, और पहला बल्लेबाज जो होगा हमारा पिंच हिटर में वो फर्स्ट सोर्स होगा। हमारे सिलेक्टर्स ने कल आपको याद होगा कि फ्री हिट बल्लेबाज के तौर पर इस स्टॉक को टीम में शामिल किया था, और इंट्राडे के दौरान 12-13% तक के रिटर्न इस स्टॉक ने दिए थे, वो भी इतने कमज़ोर और ख़राब बाजार में स्टॉक अच्छी खासी मजबूती के साथ बंद हुआ। हालांकि अपने ऊपर के लेवल से थोड़ा करेक्ट हुआ, लेकिन हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि खरीदारी का मौका अब भी फर्स्ट सोर्स में और दूसरी IT कंपनी में साफ तौर पर दिख रहा है। हमारे सिलेक्टर्स ये मानते हैं कि बाजार में स्ट्रॉन्ग बज़ ये है कि यहाँ पर कुछ और बड़ा ब्लॉक बदलते हुए दिखेगा, और हो सकता है बाजार के बिग बुल राकेश झुंझुनवाला, जिन्होंने पहले भी यहाँ पर स्टेक खरीदी, अब फिर से यहाँ पर स्टेक खरीदते हुए नजर आए, और कुछ बड़े ब्लॉक्स यहाँ पर होते हुए दिख सकते हैं। उस लिहाज से हम अब भी बुलिश हैं। 15 रुपये 50 पैसे के टारगेट के साथ फर्स्ट सोर्स में खरीदारी की जा सकती है। 14-25 के आसपास का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर लगाना चाहिए। 2 गेंदबाज उतारेंगे। रैनबैक्सी, यहाँ पर फिर से नेगेटिव खबरें आती हुई दिख रही है। US FDA की तरफ से अब 2 और प्लांट्स पर इंपोर्ट अलर्ट जारी हुआ है, और वो उनके स्कैनर में आते हुए दिख रहे हैं। ये रैनबैक्सी के लिए बड़ी नेगेटिव खबर हो सकती है, और ऐसे में रैनबैक्सी का स्टॉक जो लगातार एक टाइट रेंज में है, नीचे की तरफ 338 और ऊपर की तरफ 355, हमें लगता है उस रेंज के नीचे जाता हुआ दिखेगा। आज इस स्टॉक के लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो है 338 का फ्यूचर्स में। अगर 338 के नीचे ये क्लोज होता हुआ दिखे, तो ऐसे में आप समझ लीजिए कम से कम 10% नीचे की डाउन साइड रिस्क खुलती हुई दिख रही है, और 338 के ऊपर अगर ये क्लोज होता दिखे तो फिर आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर कर ले। इंट्राडे के लिए 330 के टारगेट के साथ आप करें बिकवाली, 345 का लगाएं स्टॉप लॉस। स्पाइस
स्पाइस जेट ये होगा आखिरी प्लेयर जहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय हमारे सेलेक्टर्स की। और जिस तरह से मारन बंधुओं को लेकर सीबीआई की तरफ से कुछ डेवलपमेंट होने की आशंका है, उसको देखते हुए हमें लगता है कि सन टीवी के साथ साथ ये एक और स्टॉक है जो मंदी की तरफ आपको सरप्राइज दे सकता है। ऐसे में 26 रुपए के टारगेट के लिए आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको 29 पर लगाना चाहिए। पूरी टीम नीरज मेरी आपके सामने, और मामला बराबरी का, 5 बल्लेबाज 5 गेंदबाज, ताकि आपको चॉइस करने में दिक्कत ना हो। डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर जो काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है वहाँ पे जाएंगे, और इंडियन ओवरसीज़ बैंक सेक्टर्स को भी लगता है कि हाँ शॉर्ट करना चाहिए, और बैंकिंग सेक्टर के लिए मुश्किलें अभी ख़त्म होती हुई नहीं दिख रही हैं। तो 45 रुपये का जो लक्ष्य आपने दिया, और चूँकि भरोसेमंद खिलाड़ी है तो ये आपको टारगेट अचीव करने में डेफिनेटली आसानी होगी। 1-2 दिन का भी समय लग सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर, ये निश्चित तौर पर। तो सेलेक्टर्स का मानना है कि इसमें शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। मेरी टीम में भी अनिल जी दोनों तरह के ऑप्शंस हैं। फ्रीट के साथ जाएंगे एचसीसी, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन 2 वजह। पहली बात तो कैश मार्केट का स्टॉक है, शॉर्ट होने की गुंजाइश इस कमजोर बाजार में बिल्कुल नहीं के बराबर है। और दूसरी बात, जो पॉजिटिव खबरें आपने बताई डिफेंस में एफडीआई को लेकर, जहां पर इनको भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं, वो स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। तो ऐसे में आज के सेशन में डेफिनेटली, भले ही इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इस पर व्यू बनाना एक अलग बात है, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से चूंकि हमारा शो उसी के लिए है, तो ऐसे में 11 रुपये के टारगेट हमें लगता है ज़रूर हासिल आज होते होने चाहिए। चलिए, पहले मैच में मुझे और नीरज को दीजिए इजाजत। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक और शानदार मैच खेलेंगे हेमंत और आशीष।